वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। आज हम लोग 2019 की जो एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज चल रही है सिविल जॉब्स की, उसके पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। देखिए, पहला सवाल बोला है आरण्यक को लेकर। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। आरण्यक एक शब्द है, तो जब भी शब्द है उसका शब्दार्थ बताएं आप पहली लाइन में, उसके बाद जो उससे जुड़े हुए प्रमुख बातें हैं उसका ध्यान दीजिए। जैसे आरण्यक जो है, ये आरण्यक बना है अरण्य से। अरण्य मतलब जंगल, वन। तो वन और या जंगल में लिखे गए जो ग्रंथ थे उन्हें आरण्यक कहा गया, और ये वैदिक कालीन ग्रंथ थे और इनको वनों में मुख्यतः पढ़ा गया, लिखा गया और इस पर बात की गई, आत्मा और परमात्मा की लेकर बात की गई। और अमूमन ये जो थे, ये उस समय के जो ऋग्वेद का समय था उसको समझ और समझाने के लिए प्रमुख ग्रंथों में से एक है आरण्यक। जैसे विशेषकर जो ऐतरेय और कौशिकी हैं, ये प्रमुख ऐतरेय आरण्यकों में से आते हैं। अगला जो सवाल है मोहनजोदड़ो। ये एक जगह है, लोकेशन है, तो आपको बताना है कहाँ पे है, किस देश में है, किस राज्य में है और किस लिए ये फेमस है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा कालीन एक शहर है, मुर्दों का टीला इसको कहा जाता है, सिंधी भाषा में कहा जाता है, और वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, लरकाना जिले में। और राखल दास बनर्जी ने इसको 1922 में इसकी खुदाई की थी, उत्खनन किया था। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो में, जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ा खोजा गया अब तक का स्थल है, उसमें वहां पे आपको एक बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ और कांसे की नर्तकी जो है उसकी जो प्रतिमा मिली है उसके लिए प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो। तीसरा जो सवाल है वो सामवेद के ऊपर है। तो इसका अर्थ हम बताते हैं। सामवेद जो है ये जो 4 वेद है, चतुर्वेद है, उनमें से प्रमुख वेद है और ये संगीत का जन्मदाता कहा जाता है। और इसमें जो भी रचनाएं हैं वो पढ़ने के योग्य है, इसको आप पढ़ सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, और इसको पढ़ने वाले व्यक्ति को उत्तराधा कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। इसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा आर्थिक आधार की बात करता है और दूसरा जो गाने से जुड़े हुए, जो हमारे नोट्स हैं, संगीत से जुड़े हुए जो लय ताल है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला जो सवाल है वो मनुस्मृति को लेकर सवाल है। मनुस्मृति की हम बात करें तो मनुस्मृति जो है ये मनु द्वारा रचित एक धर्मशास्त्र था। और स्मृति और श्रुति दो अलग अलग एक तरह से डिफरेंस है। जो स्मृति होती है उसमें जो भी नियम, कायदे, कानून है उसको समझाने के लिए और भी अलग से बातें जोड़ी जा सकती हैं। और जो श्रुति होती थी, श्रुति ऐसे श्लोक ग्रंथ हैं जो कि सीधे भगवान के मुख से निकले हैं और जैसे निकले हैं उसी रूप से हमने उसको धारण किया है। तो ये मनुस्मृति है जो कि जो धर्मराज मनु थे उनके द्वारा रचित है। और ये न्याय और सामाजिक विधान को लेकर बात करता है, किस तरह वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लोगों के जीवन में किस तरह के नियम, कायदे, कानून को उनको फॉलो करना चाहिए, उसकी बात करता है मनुस्मृति। अगला सवाल जो है कि धर्मचक्र प्रवर्तन को लेकर, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जो कि बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। और बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो धर्म का पहिया था वो घूमा, तो उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इसका जो अर्थ है, इसका ये अर्थ है कि विषय और प्रतीक, जैसे यहाँ पे जो विषय क्या है कि भाई जो दुख का मुख्य कारण क्या है और दुख कैसे दूर होगा, उसके बारे में गौतम बुद्ध ने इसे बताया था। और इसका जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है, चक्र इसका प्रतीक है। और 24 अक्टूबर के दिन हम धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और अशोक स्तंभ यहाँ पे निर्मित है सारनाथ में। और सारनाथ आपको कहाँ मिलेगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। जैन संगीति, अगला सवाल है जैन संगीति को लेकर। तो जैन जो काउंसिल है, 2 ही काउंसिल हुई है, जैन संगीति हुई है। और इसके बारे में बात करनी है आपको 2 लाइन्स में, 2 या 3 लाइन्स में। 2 मुख्यतः जैन संगीति है। जो पहली हुई थी वो पाटलिपुत्र हुई थी, यानी वर्तमान पटना में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र। और इसमें जैन धर्म 2 धर्मों में टूट गया था, जो जिन्हें हम श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। दूसरी जो हुई थी वो वल्लभी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रमण। और यहाँ पे जो जैन धार्मिक ग्रंथ है उनका अंतिम संकलन किया गया था, अंतिम रूप से संकलन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो अजात शत्रु को लेकर है। किसी राजा विशेष का नाम है, तो भाई वो किस वंश का राजा था, कब राजा था और उसने क्या खास किया उनकी, इसके बारे में बात है। तो ये मगध जो महाजनपद है उसमें हजक वंश का ये दूसरा राजा था। और ये बौद्ध अनुयायी था। और जो बौद्ध संगीति पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, वो इसी के काल में हुई थी, इसी ने उसको पेट्रोनाइज करवाया था। अगला सवाल है बाणभट्ट को लेकर। विशेष व्यक्ति का नाम है, तो किस लिए फेमस था उसके बारे में बताएंगे। तो बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और संधि विग्रह की पद को लेकर बैठा हुआ था। और इसने जो रचनाएं की वो संस्कृत भाषा में की, और हर्षचरित्र, कादम्बरी आदि की रचना की है बाणभट्ट ने। अगला जो क्वेश्चन है वो तक्षशिला को लेकर है। एक लोकेशन, एक जगह है, तो जगह कहाँ पे है और क्यों फेमस है ये जरूर बताना है। तक्षशिला जो है वो
गांधार महाजनपद में थी और ये विश्व स्तरीय प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में दुनिया भर में विख्यात है। और हिंदू और बौद्ध धर्म की यहाँ पे पढ़ाई होती थी। और कौटिल्य की बात करें या जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, वो यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पढ़ाई की थी और बाद में कौटिल्य तो यहाँ पे प्रोफेसर भी रहे हैं। वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर को लेकर। तो तीर्थंकर मतलब होता है जिसने तीर्थों को जीत लिया हो, तपस्वी। और ये तीर्थंकर जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख है, जिसमें जो प्रथम तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव और जो 24वें है वो महावीर स्वामी है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ को लेकर। ये किसी ग्रंथ की बात है, तो ग्रंथ कब का ग्रंथ है, किस भाषा में है और किस लिए ये फेमस है, हमें बताना है। तो वेदों का जो गद्य में व्याख्या वाला खंड है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। असल में जो वेदों का पाठ करने का जो अधिकार है ब्राह्मणों के पास था, ब्रह्म के पास था, और ब्रह्म से ही ब्राह्मण शब्द बना है। और उन्होंने जो व्याख्या की है उसको अलग अलग ग्रंथों में संकलित किया गया, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इसमें यज्ञ, अनुष्ठान, कर्मकांड आदि के विधियां और उसका जो उपयोग है और जो उसकी जैसे सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस है, उसके बारे में बात की गई है। और इसमें उदाहरण के रूप में हम देखें ऐत्रेय है, गोपथ है, शतपथ है, ये कुछ विशेष ब्राह्मण ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। सुदर्शन झील। सुदर्शन झील एक लोकेशन है, एक जगह है, तो कहाँ है, क्यों है और क्यों फेमस है। सुदर्शन झील जो आपको मिलेगी वो मिलेगी गुजरात के सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में। निर्माण इसका कराया अशोक ने। और अशोक के जो एक जिसे हम कहेंगे प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने इसका निर्माण कराया था। बाद में इसको जो इसका रिकंस्ट्रक्शन था, इसका जो जीर्णोद्धार था, वो अशोक के द्वारा और रुद्रदमन दोनों, जो शक राजा था रुद्रदमन, उसके द्वारा किया गया था। और ये हमें कैसे मालूम चलता है, रुद्रदमन ने एक संस्कृत में अभिलेख लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख। उस समय पता चलता है कि रुद्रदमन ने ये जो गिरनार में स्थित सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है आदमगढ़ को लेकर। एक जगह है, लोकेशन है, तो ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ नाम की एक जगह है। वहां पे हमें पूर्णा पाषाण प्री जो स्टोन एज है उसमें उस वक्त के इंसान की खोपड़ी मिली है यहाँ पे। और यहाँ पे जो गुफाएं मिली है उसमें चित्रकारी मिली है। और वर्तमान में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो रीजनल सेंटर है मध्य प्रदेश का, उसके नियंत्रण में ये आती है आदमगढ़। अगला जो क्वेश्चन है वो अनेकांतवाद को लेकर। ये एक फिलॉसफी है और ये फिलॉसफी जो है ये जैन दर्शन या जैन धर्म की एक फिलॉसफी है, जिसमें ये कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के मत अलग हो सकते हैं और मत का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके मत और किसी भी बात का मतभेद नहीं करना चाहिए। यानी इसमें ये कहा गया है तत्व मीमांसा की, भाई हर तत्व के को भीतर से देखो, समझो, हर एक चीज को बिल्कुल सिंगुलैरिटी के लेवल तक जाके देखे, समझे और हर चीज का सम्मान करें, हर मत का सम्मान करें, हर जीव जंतु का सम्मान करें। और इसमें इस बात को बताने के लिए कहा गया है कि अनंतम धर्म देव वस्तु अनेक धर्मक देव तत्व। जिस तरह अलग अलग धर्म है, अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग उनकी उपयोगिता है, उस तरह अलग अलग धर्म में अलग अलग तत्वों का अलग अलग महत्व है और उन सबका सम्मान हमें सिखाता है कौन, जैन धर्म का ये फिलॉसफी, जिसको कहते हैं अनेकांतवाद। अगला जो है वो दशराज युद्ध को लेकर है। ये एक युद्ध हुआ था और इसमें 10 राजाओं ने मिलकर जो राजा सुदास था उसके खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें राजा सुदास विजयी हुआ था। और ये हुआ था रावी नदी के किनारे और ये युद्ध हुआ था आज के वर्तमान पाकिस्तान में। इसका उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात कर ली है कि जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर थे 3 मार्कर वाले, उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम चलते हैं 6 मार्कर वाले क्वेश्चन में। 10 सवाल हमें इसमें करने हैं। तो पहला जो सवाल है वो है बौद्ध संगीतियों का क्रमशः उल्लेख करना है। कैसा उल्लेख करना है? क्रमशः। सीधे टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कोई इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधे उतर सकते हैं। क्रम, पहली जो बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में हुई और अजात शत्रु इसने करवाई और राजगृह जो उसकी राजधानी थे मगध वंश की वहां पे हुई। और इसमें सुत और विनय पिटक का संकलन किया गया था। दूसरी 100 वर्ष बाद हुई 383 में वैशाली में और सुतकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक के संरक्षण में ये हुई। और यहाँ पे बौद्ध संघ में स्थावीर और महासंघ का बीच में विभाजन हो गया। तीसरी लगभग 75 साल बाद हुई 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई, क्योंकि अब मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हो चुकी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। और इस समय जो राजा था वो था सम्राट अशोक। और इसके अलावा जो चौथी हुई वो 83 ईसा पूर्व में ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और जो कनिष्क थे, कुषाण राजा कनिष्क, उनके कालखंड में ये हुई थी। और यहाँ पे हमने उन वक्तों में जो जो विशेष काम है उनके बारे में बताया। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर पता है तो लिखो, गलत फैक्ट मत लिखना। और अगर हो सके तो आप हिस्ट्री के पेपर में गलत जानकारी लिखने से बचें, क्योंकि आपके द्वारा लिखी गई गलत फैक्ट, गलत जानकारी एक नेगेटिव इंप्रेशन डालती है। तो ये तो हुई, हमने इनके बारे में बताई। उसके बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई
उल्लेख करना है, तो हमने क्रमशः उल्लेख करने के बाद हमने बताया कि भाई इन जैन संगीतियों, इन बौद्ध संगीति से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो हमने इसमें देखा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय, वहां पे जो धम्म है वो दो भागों में विभक्त हो गया और बुद्धिज्म में हीनयान और महायान का बंटवारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं हीनयान जो था वो परंपरागत विचारधारा का समर्थक जो था, जो कि गौतम बुद्ध कहे गए थे, और महायान ने बोला कि नहीं, लोगों को जिसे कहते हैं निर्वाण के रास्ते में ले आने के लिए बोधिसत्व की आवश्यकता है, और लोग जो बोधिसत्व वो व्यक्ति होते हैं जो अपना निर्माण खुद रोककर, अपने निर्माण को विलंब में रखकर दूसरों को निर्माण के रास्ते के लिए अग्रसर करते हैं। ये महायान का एक कॉन्सेप्ट था। और इसी विभाजन के बाद धीमे धीमे बौद्ध धर्म का पतन भी होने लगा। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि हालांकि बड़े बड़े शासकों का समर्थन मिलने के बावजूद भी बौद्ध धर्म उस तरह की प्रसिद्धि नहीं पा सका, और धीमे धीमे वो अपने ही धर्म में कई कुरीतियों को संकलित करके वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो ये हम इसके कंक्लूजन में कह सकते हैं, अगर आपके पास समय बचा हो तो। वैसे समय होगा, क्योंकि समय देख लीजिएगा बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन वर्ड्स तो इसमें है। 2019 में आपको 100 वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास समय के मतलब शब्दों की सीमा का कोई ज्यादा मतलब रोल नहीं है, आपके पास पर्याप्त यहाँ पे शब्द सीमा है, लेकिन अपने समय को आपको इसको मेंटेन करना है, क्योंकि 21 में यही 50 वर्ड का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के पंच महाव्रतों का उल्लेख करना है। तो जो पंच महाव्रत है जैन धर्म के, उसके बारे में उल्लेख करना है, जो कि महावीर ने पंच महाव्रत के बारे में बताया है। तो ये है सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनको आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या ये कहते हैं। जैसे सत्य कहता है कि भाई जो सही बात है, सच्ची बात है, वही बोलना है, और ऐसी कोई बात ना करे जिससे किसी के मन को पीड़ा हो, और आप भी किसी के हित सोचकर ऐसी कोई बात ना करें। अहिंसा क्या कहता है कि भाई आपको किसी भी रूप में, किसी मन वचन कर्मणा से के माध्यम से अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, और जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, उसके लिए दया और करुणा का भाव आपके पास रखना है। अस्त्य बोलता है चोरी नहीं करना, और चोरी यहाँ पे सिर्फ समान धन बल की नहीं है, साथ में किसी भी तरह की, जिसे कहते हैं कि सामाजिक या जिसे कहते हैं राजनीतिक और भी जिस तरह के जो अनैतिक काम है, उनसे भी आपको इसमें बचने को कहा गया है। अब परिग्रह कहता है कि अनावश्यक रूप से आपको धन संचय नहीं करना है, यानी जितने में आपका जो गुजारा हो जाए, जितने में आपका जीवन ठीक से चल जाए, उसको रखिएगा, और अत्यधिक धन संचय की ओर ना जाए, क्योंकि अत्यधिक धन संचय आपको काम, लोभ, वासना की ओर अग्रसर करता है और बुराइयों को आमंत्रित करता है। और ब्रह्मचर्य के बारे में यह कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है और कैवल्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना है। तो ये 5 बातें कहे गए थे कौन? महावीर ने इसमें 5वीं जो बात ब्रह्मचर्य जोड़ी थी। अगला सवाल है स्थापत्य कला कि गांधार और मथुरा शैली के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको गांधार और मथुरा शैली के बीच में अंतर बताने हैं। अब हमने यहाँ पे रखा है पहला पेज कि हम किस किस बातों में अंतर बताएंगे। तो दूसरा हमने यहाँ पे गांधार और मथुरा शैली रख दी। पहला है बाहरी प्रभाव। देखिए गांधार कला में ये जो भी है मथुरा और गांधार कला, इसमें सबसे ज्यादा हमने उपयोग किया है पहली चीज तो किसको? गौतम बुद्ध की या बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हमने कई सारी प्रतिमाएं इसमें बनाई है। तो इसमें हमें यूनानी यानी यूनान और हेलेनिस्टिक जो कला है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और जो मथुरा कला है वो स्वदेशी कला है, इसमें भारत की ही आबो हवा संस्कृति की झलक मिलती है। इसमें जो सामग्री प्रयुक्त होती है वो बलुआ पत्थर, हमने नीला बलुआ पत्थर, दूसरा बलुआ पत्थर उपयोग किया, और यहाँ पे हमने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है। बना हम रहे गौतम बुद्ध से बुद्धिज्म से जुड़े हुए जो महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं, लेकिन अधिकतर हमने प्रतिमा गौतम बुद्ध की बनाई। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो इसमें बौद्ध और ग्रीक रोमन प्रभाव देखने को मिलता है, और यहाँ पे तीनों धर्मों का हमें यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। और इसका संरक्षण मुख्यतः कुषाणों ने किया है, और यहाँ पे कुषाण काल में जन्मे लेकिन बाद में जो आने वाले शासक थे उन्होंने भी इसका संरक्षण किया है। विकास क्षेत्र की बात करें तो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इलाका है, पश्चिमी सीमांत वाला इलाका, यहाँ पे आपको इनसे जुड़ी हुई इस शैली में बनी हुई गौतम बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिल जाती है। एक बहुत ही फेमस था बामियान की बुद्ध प्रतिमाएं, जिसको तालिबान ने अपने शासन काल में तोड़ दिया था। वो गांधार कला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना था। इसका जो क्षेत्र है वो मथुरा का सोम कंकटी टीला के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे आपको इससे जुड़ी हुई प्रतिमाएं मिल जाती हैं। अब अगर मूर्तियों की बात करें बौद्ध मूर्ति की, तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध को दिखाया गया योगी मुद्रा में दिखाया गया है, आभूषण नहीं पहने हुए हैं। और यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है वो चेहरा मुस्कुराता हुआ है, प्रसन्नचित्त है, और भू स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं। कुछ और बातें इसमें है कि यहाँ पे जो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है उसमें वो उनकी मस्कुलिन बॉडी दिखाई गई है, बॉडी बिल्डर के रूप में इनको दिखाया गया है। इनके पीछे एक हेलो घूम रहा है, एक मतलब एक प्रकाशपुंज जो इनके सिर के पीछे घूम रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इंसानी जो रूप है उसी रूप में जो मथुरा कला है उसमें गौतम बुद्ध को दर्शाया गया है। अगला जो सवाल है वो है महात्मा जो बुद्ध थे, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे, 8 फोल्ड पाथ्स बताए थे, उसके महत्व को हमें समझाना है।
तो महत्व को समझाने से पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई ये कौन से पाथ है। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे और इस मार्ग में अगर कोई चलेगा तो अपने जीवन से दुख को दूर कर पाएगा। यानी दुख निरोधगामी प्रतिपदा जो है, दुख को दूर करने का जो ये रास्ता है अष्टांगिक मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ्स। तो इसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका है यहाँ पे, सम्यक स्मृति और सम्यक व्यायाम। इन अगर 8 बातों का कोई व्यक्ति पालन करता है तो वो अपने जीवन से दुख को दूर कर देगा, और दुख दूर हो गया तो उसका जीवन जो वो केवल या निर्वाण को, केवल तो नहीं, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। इन सातों चीज को अगर वो करेगा तो वो सम्यक समाधि को प्राप्त होगा। सम्यक समाधि का मतलब है कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा, वो अपने जीवन को जिसे कहते हैं सफल बना लेगा। अब इसके महत्व की बात करें तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इसका पालन करेंगे तो हम दुख को अपने हर पाएंगे। और गौतम बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य के लिए सबसे पहले उन्होंने बताई थी कि इस जगत में सब दुखी हैं, इसके बारे में बात की थी। और उसके बाद बताया था कि दुख का कारण क्या है और दुख को दूर कैसे करेंगे। तो दुख को दूर करने का ये जो पाथ है 8 फोल्ड पाथ्स अष्टांगिक मार्ग, उसके बारे में बात बताया। अगर आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो आप एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श आचरण के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और वर्तमान में जो भी शासन प्रशासन है अगर इस रास्ते में चलेगा तो वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापना कर पाएगा। और वर्तमान में जो हमारे भारत है वो भी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पे काम करता है। और इससे ना कि समाज एक जिसे कहते हैं कि सुशासन की ओर बढ़ेगा, बल्कि जो व्यक्ति है वो भी अपने आप में अनुशासित रहेगा और एक जिसे कहते हैं सशक्त भारतीय के रूप में अपने आप को वो देश के लिए काम में ला पाएगा। ये सारी बातों को आप लिखकर इसको क्वेश्चन को यहीं पे विराम हम देते हैं। तो शब्द आपके हो सकते हैं, आपको थीम बस पकड़ना है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालना है। ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति और उसको वर्तमान संदर्भ में हमें रिलेट करना है। तो हमें इसमें बताना है कि भाई ऋग्वेद काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का था। और इस समय जो समाज था वो कैसा था? समाज जो था वो कबीलों में बटा हुआ था और रक्त संबंधी, यहाँ पे रक्त से जुड़े हुए संबंध थे। यहाँ पे एक पितृ संतात्मक समाज था और यहाँ पे किसी तरह का खासकर कर्म आधारित व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, समतामूलक समाज था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी और 10वें मंडल में इसका उल्लेख भी है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये कर्म आधारित थी, ना कि जाति आधारित थी। और ये पितृ संतात्मक समाज था, लेकिन महिलाओं की भी स्थिति यहाँ पे प्राय अच्छी ही मानी जाती है। कई महिलाओं ने तो ऋग्वेद में कई ऋचाओं की रचना तक की है, जिसमें गार्गी है, लोपामुद्रा है, कोशा है, अपाला है, इनके बारे में जिक्र होता है। अब आज की वर्तमान स्थिति में अगर हम इसका रिलेवेंस देखें तो आज हमारी वर्तमान स्थिति में महिलाओं की स्थिति दयनीय है और कई सारी ऐसी रिपोर्ट आती है जो बताती है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है, लेकिन अभी भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे जब हम बोल सके कि जो जेंडर इक्वलिटी पैरिटी इंडेक्स है उसमें हम एक अच्छी स्थिति में आ सके। इसके अलावा अस्पृश्यता को भले ही हमने कानून बना के हटा दिया है संविधान में, इसके लिए आर्टिकल से फिर भी हम देखते हैं कि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है इसमें अस्पृश्यता हमें देखने को मिलती है। और बंधुआ मजदूरी, दासों की गिरती स्थिति जो है वो भी आज जो गांव है जो कि इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान समाज जो है वो उसको ऋग्वेद से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ऋग्वेद में वर्तमान समाज की तुलना के रूप में काफी अच्छी व्यवस्था थी। अगला जो क्वेश्चन है वो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का वर्णन करने को कहा गया है। तो गुप्त काल में जो स्थापत्य कला थी उसके बारे में बात की गई है। तो स्थापत्य कला गुप्त काल, वैसे गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उसके रीजन ये भी है। तो हम स्थापत्य कला में क्या क्या ऐसी बिल्डिंग्स बनी, बिल्डिंग्स नहीं मतलब कौन से ऐसे मंदिर बने, उनके बारे में कोई शैली है उसके बारे में बताएंगे। मूर्ति कला के बारे में बताएंगे, कोई ऐसी शैली उस समय बनी उसके बारे में बताएंगे। और चित्रकला हमें ऐसे कौन से अजंता एलोरा या बाग की गुफाओं में ऐसे कौन से चित्र मिलते हैं जिसकी वजह से गुप्त काल के वक्त को हम स्वर्णिम काल के रूप में दर्जा देते हैं। तो इसी को हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। तो स्थापत्य कला की बात करें तो यहाँ पे मंदिरों का जो शिखर है वो ऊंचा हुआ, रेखी हुआ, वक्राकार हुआ, प्रदक्षिणा पथ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मंदिरों तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी दिखती है, जगती देखने को मिलता है, मनमोहन देखने को मिलता है। तो ये जो शुरुआत हो रही है यहाँ पे, जिसे हम बाद में हम जैसे कहेंगे कि नागर शैली की शुरुआत है, वो हमें गुप्तकालीन से ही देखने को मिल जाती है। और जो भी मंदिर होते हैं ऊंची वेदी पर मुख्यतः बनाए जाते हैं और उसके और वहां तक पहुंचने के लिए चारों ओर क्या थी, सीढ़ी नुमा आकृति बनाई गई थी। गर्भगृह के चारों ओर एक अंतराल था, जैसे मान लो यहाँ पे मूर्ति है तो इसके चारों ओर हम परिक्रमा कर सकते हैं। गर्भगृह में भी आप बड़े बड़े मंदिर देखिए आज लगभग यही व्यवस्था है। इसके अलावा मंदिर की चार दीवारी का कॉन्सेप्ट नहीं था, मंदिर घिरे नहीं होते थे। मंदिर का जो भीतरी भाग था वो सादा होता था और गर्भगृह में देव मूर्ति की स्थापना की जाती थी। इसके अलावा मंदिर में प्रवेश द्वार नहीं होता था। ये हम कौन सी शैली, ये सब जो आपकी नागर शैली है उसके ये द्योतक हैं ये सब।
बाद में नागर शैली का विकास काफी होगा और बड़े बड़े मंदिरों में गर्भगृह में अन्य संरचनाएं भी बनाई जाने लगी। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है उस समय के स्थापत्य कला के, किस समय की, गुप्त काल की। और कुछ अगर एग्जाम्पल देखें तो देवगढ़ जो यूपी में है उसका दशावतार मंदिर देखें, या भीतरगांव का मंदिर देखें, सतना का भुमरा का शिव मंदिर देखें, या पार्वती का जो मंदिर है रचना कुठार में उसको देखें, या दिगवा का विष्णु मंदिर देखें। ये कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आज भी खड़े हैं और हम इसको देख कर समझ सकते हैं गुप्त काल का जो स्थापत्य था वो कितना ज्यादा विशिष्ट था, अपने आप में समृद्ध था। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दी। जो मूर्तिकला थी हमने सारनाथ शैली की मूर्तिकला स्थापित की, और चित्रकला में हमें बाग की गुहाओं में चित्रकला देखने को मिली, और अजंता जो महाराष्ट्र में है वहां भी हमें, और यहाँ पे एलोरा भी आएगा वो महाराष्ट्र में, उनमें हमने कई सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चित्रकारी थी वो हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता थी, इसके बारे में स्टेटमेंट है और हमें इसको सिद्ध करना है। तो भाई 1921-22 में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर खोजने को हमने पाए, तो हमने देखा ये शहर में बहुत सारे टीले हैं, बहुत सारे मकान हैं, बहुत सारे ईंटें हैं, बहुत सारी दीवारें हैं, और जिससे हमने जान पाया कि भाई ये जो शहर है ये ग्रिड प्रणाली में अवस्थित है और ये एक तरह की नगरी सभ्यता थी। और इसकी बसाहट की हम बात करेंगे तो त्रिभुजाकार इसकी बसाहट थी, और यहाँ पे बहुमंजिला इमारत मिली है, मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला यहाँ के मकान हमको मिले हैं, छोटे हैं लेकिन 2 मंजिला 3 मंजिला मकान मिले हैं। नालियां जो थी क्रीक पैटर्न में थी और ढलान में नालियां थी, दरवाजे रोड की ओर ना खुल के पीछे की ओर खुलते थे और रोड की ओर कोई खिड़की नहीं खुलती थी। और यहाँ पे पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया, और ईंटों की जो साइज थी वो हर शहर में लगभग एक जैसे ही मिली है। फर्श कच्ची होती थी और यहाँ पे काफी अच्छी व्यवस्था थी सैनिटेशन की, और लगभग जो हर घर में यहाँ पे पानी की पहुंचने की सुचारू व्यवस्था थी, और हर घर में बाथरूम देखने को मिल रहा है। और नगरों का जो विभाजन था वो दिशा के आधार पर था, क्योंकि जो पश्चिम की दिशा है, वेस्ट की दिशा थी, वहां पे सीटाडेल था, यानी उच्च, जिसे कहते हैं कि उच्च शहर था, और जो निचला हिस्सा था, पूर्वी का हिस्सा था, उसे निचला शहर कहते थे। इसके उत्तर एक शहर है धौलावीरा, जहाँ पे एक मध्य शहर भी देखने को मिला है, वो 3 हिस्सों में विभक्त है, बाकी जो शहर है वो 2 हिस्सों में विभक्त है। नगरों में उत्तम जल प्रबंधन और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, और इन सारी बातों की वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की पहली नगरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन को लेकर। हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करना है पहला हिस्सा, करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इनका जो योगदान है वो बताना है। तो इनकी उपलब्धियां हमें बतानी है कि भाई क्या सांस्कृतिक, राजनीतिक, सैन्य इनकी उपलब्धियां थी, इन्होंने कैसे साम्राज्य विस्तार किया, ये हमें बताना है। इसके बाद हमें इनका बौद्ध धर्म में जो इनका योगदान है उसके बारे में उल्लेख करना है। तो हर्षवर्धन जैसा कि पुष्यभूति वंश के प्रतापी शासक रहे हैं, और 606 से लेकर 637 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। कन्नौज में शासन करते थे। इनके जो दरबारी कवि थे उनका नाम था पांड भट्ट, उन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। एक चीनी यात्री हेनसांग भी इनके दरबार में आया था, और वो लगभग 6 साल यहाँ पे रहा। उसने अपनी जो यात्रा वृत्तांत था CU की, उसमें भी हर्षवर्धन के काल की काफी सारी जानकारी साझा की है। इनके साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, यानी जो मध्य और जो पूर्वी हिस्से का क्षेत्र था वहां तक का इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनके समय की सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा, मतंग दिवाकर जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। हर्ष खुद एक बहुत बड़ा साहित्यकार था, उसने रचनावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जैसे ग्रंथ लिखे। हिंदसांग कहता है हर्ष में के राज में 1/4 जो भाग था वो मतलब जो उसकी कमाई थी उसका 1/4 हिस्सा वो विद्वानों पे खर्च करता था। इतना बड़ा वो साहित्य का प्रेमी था। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस स्थापित की। वृहद साम्राज्य का निर्माण किया। शशांक जो बंगाल का शासक था, शशांक, उसको मारकर राजवर्धन जो इनके जीजा थे उनकी मौत का इन्होंने बदला लिया। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने काफी ज्यादा विशेष काम किए, जैसे कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया। नालंदा विश्वविद्यालय को बनने के लिए गांव दान किए, बिहारों का निर्माण कराया। हिंद संघ बौद्ध यात्री को उन्होंने काफी सम्मान दिया और महामुक्ष परिषद का अध्यक्ष तक बनाया। और इनके समय पे जो प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ उसका इन्होंने इनको अध्यक्ष तक बनाया और काफी ज्यादा इनको सम्मान भी दिया। तो उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए अपने जो धार्मिक नीतियां थी उसका पालन करते हुए कई सारे जैसे कहते हैं योगदान दिए। अगला जो सवाल है वो है कि उत्तरी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, दिमाग नहीं लगाना है, एक तरफ रखना है ऋग्वैदिक, एक तरफ रखना है उत्तर वैदिक और शुरू हो जाना है। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और इनका 1000 से 600 ईसा पूर्व, मतलब पहले ऋग्वेद आया फिर उत्तर वैदिक काल आया। इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है इसलिए इसका नाम ऋग्वेद, और इसकी जानकारी अन्य तीनों वेद से मिलती है, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक से मिलती, पुराणों से मिलती है, इसलिए उत्तर वैदिक क्योंकि वेद की बात। और यहाँ पे वेद
अब यहाँ पे जो संरचना थी, राजनीतिक संरचना थी, वो कबीलाई थी। यहाँ पे राजा होता था लेकिन कुल की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार था, और राजा निरंकुश नहीं होता था, और राजा की पहचान उसके कबीले से होती है। और यहाँ पे जो कबीलाई संरचना थी वो टूटने लग गई, और यहाँ पे राजा की पहचान उसके कबीले से ना होकर उसके इलाके, उसके साम्राज्य से होने लगी। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे गांव हो गई, ना कि परिवार। सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, काफी बेहतर थी, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। और यहाँ पे उल्टा हो गया, स्थिति में गिरावट आ गई, और महिलाओं की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। इसके अलावा आर्थिक आय स्रोत की बात करें तो यहाँ पे इनकी जो आर्थिक आय थी वो पशुपालन पे पूर्णतः निर्भर थी, और यहाँ पे पशुपालन से इतर ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गए। कौन? वैदिक, उत्तर वैदिक काल में। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, और यहाँ पे वस्तु विनिमय के अलावा कई सारे सिक्के चलन में आ गए, जिससे यहाँ का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा फला फूला। दोनों ही काल अपने वर्तमान भारतीय समाज के लिए आदर्श हैं, क्योंकि हम इन दोनों कालों की अपेक्षा आज ज्यादा दयनीय स्थिति में है। अगला सवाल है, कनिष्क की उपलब्धियों क्या थी? कनिष्क कुषाण राजा था, उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया, तो उसकी क्या उपलब्धियां थी? तो कनिष्क शासन की जानकारी हमें अश्वघोष के बारे में मिलती है। ये अश्वघोष वही जिन्होंने बुद्ध की जीवनी लिखी है, बुद्ध चरित, और हिंदुस्तान का जो यात्रा विवरण है उससे भी हमें कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनकी सैनिक उपलब्धि की बात करते हैं तो इन्होंने मध्य एशिया से लेकर मगध, मालवा, कश्मीर तक का क्षेत्र इन्होंने कब्जा लिया था, और काफी बड़ा साम्राज्य इन्होंने बनाया था। इनकी आर्थिक उपलब्धियों की बात करें तो उत्तरापथ का विस्तार ये बैक्टीरिया तक कर दिया था। बैक्टीरिया ग्रीस में है, वहां मतलब वहां तक ये उत्तरापथ को ले गए थे। रोमन साम्राज्य से व्यापार करते थे, और रेशम के व्यापार, जो सिल्क रूट है, जो कि रोमन एम्पायर से होते हुए चाइना तक जाता है, यानी मध्य यूरोप से होकर चाइना तक जाता है, उस व्यापार, उस क्षेत्र से, उस जमीन से, उस रास्ते से ये चुंगी वसूलते थे। मतलब पूरे सिल्क रूट से रेशम मार्ग में इनका आधिपत्य था। सांस्कृतिक की बात करें तो इन्होंने 9 विद्वानों को संरक्षण दिया था। इसमें चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र जैसे महान जिसे कहते हैं शिक्षाविद थे। कला की बात करें तो इन्होंने गांधार कला, मथुरा कला, ये सारी जो कलाएं हैं इनके समय में फली फूली, और इन्होंने मुख्यतः मथुरा कला पे ज्यादा ध्यान दिया। धार्मिक की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों को सम्मान करते थे। और इन्हीं के समय जो बौद्ध धर्म में महायान शाखा, जो हीन यान महायान में बंटवारा हुआ था, क्योंकि चौथी बौद्ध संगति की हमने बात की थी 78 ईस्वी में, वहां पे हीन यान और महायान में बौद्ध धर्म टूट गया था। इन्होंने महायान शाखा का संरक्षक बने थे। और कनिष्क जो भी विदेशी शासक आए हैं, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में, उनमें से हम इनको प्रतापी शासक में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास प्राचीन काल के मूर्धन्य संस्कृत विद्वान थे, इसके तथ्य देने हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कालिदास अपने समय के या आज तक के समय के संस्कृत के प्रकांड पंडितों में से एक है। तो उनकी उन्हीं रचनाओं, उन्हीं उपलब्धियों का हमें यहाँ पे बखान करना है। तो जैसे इनकी रचनाओं की विशेषता क्या थी? लगभग सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी, और पौराणिक कथाओं का वर्णन इनमें देखने को मिलता है। इन्होंने नाटक लिखे, इन्होंने खंड काव्य लिखे, इन्होंने महाकाव्य लिखे। महाकाव्य की बात करें तो कुमार संभव और रघुवंशम की इन्होंने रचना की। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूत की और ऋतु संहार की। यहाँ पे मतलब ये ज्योग्राफी भी हमें सिखा रहे हैं, ये हमें ये क्लाइमेटोलॉजी भी दिखा रहे हैं, ये हमें राम का जीवन परिचय भी दिखा रहे हैं। और नाटक की बात करें तो मालविका और अग्निमित्र के जो प्रेम प्रणन है उसका जीवंत वर्णन किया इन्होंने नाटक में। अभिज्ञान शकुंतलम, जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी उसका वर्णन किया। विक्रम वर्षियम को नाटक के रूप में इन्होंने दिखाया। इसके अलावा ये श्रृंगार और सेतु काव्यम की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी प्रथम रचना थी, लेकिन जिस रचना ने इनको अमर बनाया वो थी मालविका अग्निमित्रम, जिसमें मालविका और अग्निमित्र राजा की प्रेम प्रणय की कहानी है। इसके अलावा इन्हें इसी वजह से, इन सारी वजहों से इनको मूर्धन्य संस्कृत विद्वान कहा जाता है प्राचीन कालीन में। अगला जो क्वेश्चन है वो बात करता है चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर, या मौर्य तो नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो गुप्त साम्राज्य के एक महान राजा में हुए। तो सवाल यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को कायम रखा, क्योंकि समुद्रगुप्त के ये बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको स्पष्ट करना है। तो चूंकि समुद्रगुप्त द्वारा एक बृहद गुप्त साम्राज्य का निर्माण किया गया था, जिससे सुरक्षा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा भली भांति निभाई गई, क्योंकि इन्होंने लगभग 40 साल शासन किया और इन्होंने अपने पिताजी द्वारा जो विजित क्षेत्र थे उनको संभाला, उनको बचा के रखा, और जो समृद्धि थी, गुप्त साम्राज्य की जो समृद्धि थी उसको भी और ज्यादा फलीभूत किया। इन्होंने वैवाहिक उपलब्धियां की। इन्होंने स्वयं का खुद नागवंश की जो कुबेर गंगा से विवाह किया, अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक राजा जो दक्षिण भारत के राजवंश के राजा रुद्रसेन से किया, अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कन्नौ वंश से किया। तो बहुत सारे राजा महाराजा को इन्होंने जैसे कहते हैं
कि वैवाहिक संबंधों से ही शांत कर दिया। कईयों के साथ इन्होंने सैन्य विजय की, जैसे शकों पे विजय की, क्षत्रप सिंह द्वितीय को पराजित करके शकारी की उपाधि धारण की, बंगाल को जीता और जो तुर्किस्तान वाला एरिया है उसको जीता। इसके अलावा हम सांस्कृतिक गणराज्यों की बात करेंगे। 9 रत्न इनके यहाँ भी थे, जिसमें से महान मूर्धन्य कवि जो कालिदास है, अमर सिंह, इन लोगों का संरक्षण इनको प्राप्त था। धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सर्वधर्म समभाव की भावना रखते थे और सभी धर्मों को सम्मान करते थे। जैसे वीरसेन सेनापति जो शैव के थे वो भी इनके दरबार में थे। इसके अलावा इन्हीं सारी उपलब्धि को देखते हुए हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो उनके पिताजी थे उनके द्वारा एक वृहद साम्राज्य को अच्छी तरह रखने और संभालने का श्रेय हम चंद्रगुप्त द्वितीय यानी समुद्रगुप्त के पुत्र को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो 300 मार्क्स का वर्ड्स का जो सवाल है, जिसे हम लॉन्ग आंसर कहते हैं, जहां पे आपको अपने कौशल को दिखाना है। तो यहाँ पे आपको 3 सवाल को हल करना है, जो कि हर एक सवाल 15 मार्क्स का है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालनी है, इसमें इसका भी नंबर है। उसके बाद जो आपके मुख्य हिस्सा है उसको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन भी डालना है। इन सब का मार्क्स है। और ध्यान रखिए, क्वेश्चन जिस क्रम में पूछा है उस क्रम में अगर आंसर देंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है मौर्यकालीन मध्य प्रदेश की स्थिति। यानी यहाँ पे मौर्यकालीन स्थिति पूछा है, लेकिन कहाँ की मध्य प्रदेश की स्थिति पूछा है बतानी है। साथ में इस समय सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में वर्णन करना है। हमें मौर्यकालीन इतिहास तो बताना है, लेकिन वही इतिहास जो मध्य प्रदेश में चल रहा था, जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी। तो हम यहाँ बताते हैं कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी राजा नंद को पराजित किया और 323 ईसा पूर्व में वृहद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उस समय अगर हम मौर्य वंश की बात करेंगे तो उज्जैन और विदिशा जो थे राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र थे। और बिंदुसार के समय अवंती का विद्रोह हुआ था। इसी विद्रोह को दबाने के लिए अशोक यहाँ पे आए थे, राज्यपाल बन के आए थे। उन्होंने यहाँ पे काफी लंबे समय तक राज्यपाल के पद पे काम किया और यहाँ पे कई सारे स्तूप, शिलालेख, अभिलेख आदि बनवाए, जिसका उल्लेख भी नीचे है। जैसे रूपनाथ का जो शिलालेख है वो जबलपुर में मिला है, जिसमें अशोक ने पुरुषार्थ की महत्ता को बताया है। गुजरात दतिया में जो अभिलेख है वहां पे अशोक का व्यक्तिगत नाम उल्लेखित है। सारो मारो जो अभिलेख है वो शहडोल में है। पानगुराड़िया जो है वो सीहोर में है। इसके अलावा जो सांची का स्तूप है वो तो अशोक ने निर्माण करवाए ही थे। अब मौर्यकाल की, अब मध्य प्रदेश में जो मौर्यकाल की व्यवस्था थी, वैसे व्यवस्था जो पाटलिपुत्र में हो वो वही व्यवस्था मध्य प्रदेश में थी, क्योंकि साम्राज्य तो एक था। तो सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं। इस समय वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा था और चतुर्वर्णीय व्यवस्था आसानी से नहीं चली जा रही थी, क्योंकि आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे। वैश्यों के पास पैसा अधिक आ रहा था और वो अपनी सामाजिक महत्व को बढ़ाने के लिए कई सारे काम कर रहे थे। कृषक भी मजबूत हो रहे थे, काफी ज्यादा कर दे रहे थे और वो भी अपने स्थान, जो वर्ण व्यवस्था में उनको स्थान मिला है शूद्र वाला, उस पर भी वो विचार कर रहे थे। इसके अलावा कई सारे शूद्र थे जो शिल्पकारी के काम में काफी निपुण हो रहे थे और काफी ज्यादा अर्थवान हो रहे थे। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो मैगस्थनीज ने कहा है कि महिलाओं की स्थिति तो कमजोर थी और बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। हालांकि महिलाओं को कई सारे राजकीय कार्य में भी नियुक्ति का अधिकार था, मतलब इतनी भी दयनीय नहीं थी। दास और मजदूर के बारे में बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पे दासों की स्थिति भी अच्छी थी। इन्हें जाति की बात करेंगे जिसमें दासों और मजदूरों को रखा जाता है। इनकी स्थिति हालांकि खराब थी और चमड़े की धुलाई काम करने की वजह से, निम्न काम करने की वजह से इनको निम्न जाति, मतलब इनकी जाति कोई जाति नहीं, जाति से भी बेदखल कर दिया गया था। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो इस समय कृषि सबसे इंपॉर्टेंट जरिया था कर वसूलने का, और इस समय कृषक जो थे वो भूस्वामी थे। इसके अलावा जो दूसरे भूस्वामी थे वो थे सामुदायिक स्थायित्व, मतलब कुछ जमीन कृषकों के पास थी, कुछ जमीन सोसाइटी समुदाय के पास थी। बहुत सारे भूस्वामी जो थे वो बहुत बड़े स्तर के, बहुत सारी जमीन के मालिक थे। बहुत सारी जमीन जो थी उसका मालिक राजा था और बहुत सारी जमीन का मालिक खुद राज्य था। भूमि कर की बात करें, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो उस समय का कर व्यवस्था का जो सोर्स था वो भूमि कर था, और इसमें भूमि को अलग अलग वर्गीकरण में बांटकर उस हिसाब से उनका कर निश्चित किया जाता था। जैसे कुछ भूमि की अच्छी उपजाऊ है तो वो उत्तम भूमि है, उससे कम उपजाऊ है तो मध्यम, और सबसे कम उपजाऊ है या बंजर भूमि उसे निम्न भूमि कहा जाता है। कृषि जो थी वो सबका संघीकरण हो रहा था, उसका विस्तार बढ़ रहा था और कई सारे औद्योगिक शिल्प लगाए जा रहे थे। कई सारे, और जो शिल्पकार थे उनकी आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी, उनके काम के हिसाब से उनकी श्रेणियां तक बन रही थी, हायरार्की बन रही थी। बहुत सारे ऐसे काम थे धातु कर्म के, जिसमें कुछ राजा का ही अधिकार था, मतलब खदाने, शस्त्र निर्माण, मंदिर निर्माण, जहाज निर्माण, इसको कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार हो रहा था, और बहुत सारे बहुमूल्य जो जिसे कहते हैं धातुएं हैं उनका
व्यापार चल रहा था। विदेशी व्यापार की बात करें तो यूनान, बर्मा से व्यापार होता था। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि चीज को हम बाहर बेचते थे। राजनीतिक स्थिति की बात करेंगे तो इसका उल्लेख चाणक्य ने किया है और अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। चाणक्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या, और मंडल सिद्धांत है, वो ये बताता है कि वर्तमान की राजा जो है उसको दिक्षु होना चाहिए और वो उसकी सीमा से लगने वाला जो अगले राज्य है वो उसका दुश्मन है। और ये जो बात की थी मंडल सिद्धांत में चाणक्य ने, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यहाँ पे एक हायरार्की दी हुई है कि जो सबसे ऊपर राजा है और राजा ने अपना जो साम्राज्य उसको कई प्रांतों में बांट के रखा है, और प्रांतों का अमूमन जो मुखिया होता था वो राजा के परिवार का या उसका बेटा राजकुमारी होता था, और कई सारे प्रांत विषय में बटे हुए थे जिसका मुखिया विश्वपति था, और कई सारे विषय ग्रामों में बटे हुए थे जिसका मुखिया ग्रामीणी था। इसके अलावा 5 प्रकार के, मतलब पूरे मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांट दिया गया था। उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती जो था उसकी राजधानी उज्जैनी थी जो कि मध्यम में था। कलिंग जिसको प्राच्य भी कहते हैं उसकी राजधानी तोसाली थी। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी, और प्राच्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये 5 हिस्सों में 5 प्रांतों में पूरा मौर्य जो क्षेत्र था साम्राज्य वो बांटा गया था। मंत्रिमंडल की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था थी, फिर यहाँ पे कई सारे मंत्रियों का समूह था, और इन सारे मंत्रियों की अनुशंसा पे, उनकी वार्ता पे ही राजा अपने फैसले लेता था। प्रशासनिक अधिकारी जो था वो अमात्य के पद में था, और जो कलेक्टर का पद था उसे हम समाहर्ता कहते हैं। राजस्व मंत्री राजन्याय स्वामी था। उस समय का सैन्य विभाग जो था वो प्लिनी के अनुसार साम्राज्य विस्तार और राजनीतिक स्थायित्व का एक आधार बिंदु था, और अगर सेना अच्छी है, सैन्य विभाग अच्छा है, उसका मंत्री अच्छा है, तो ये बात तय है कि राज्य की समृद्धि अच्छी रहेगी। न्याय और पुलिस विभाग की बात करें तो भाई यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था थी वो 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार के कोर्ट थे, कंटक शोधन था और एक और था, उसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। और पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ पे पुलिस व्यवस्था थी, आंतरिक थी, और कई प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था भी थी। संचार और जिसे कहते हैं कि स्थायी और संचरा नाम से 2 तरह के गुप्तचर की व्यवस्था थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का वो क्षेत्र जो कि मौर्य साम्राज्य के अधीन था, उसने अपना स्वर्णिम वक्त उस समय देखा, और उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक स्थिति थी वो आज भी प्रासंगिक है। गुप्त काल स्वर्ण काल था, इसके बारे में हमें क्वेश्चन है, तो हमें इसको जस्टिफाई करना है कि स्वर्ण काल था तो क्यों था। तो हम ये बताएंगे कि गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने 275 ईस्वी में की थी, और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त आदि बहुत सारे प्रतापी राजाओं की यहाँ पे श्रृंखला है जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक बहुत बड़े और बहुत वैभवशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। और इसमें जो भी उपलब्धियां हुई हैं उनको हम कई सारे पार्ट्स में बांटेंगे। जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें तो राजनीतिक एकता के सूत्र में इसने बांधा, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। इतिहासकारों ने हिंदू पुनर्जागरण की बात को उठाया, और विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे उससे जो गुप्त राजा थे उन्होंने हमारे देश की रक्षा की। इसके अलावा देश में जो लोक हितकारी सरकार थी उसकी स्थापना की, और लोगों के बीच में आपसी भाईचारा और बंधुता की भावना को बढ़ावा दिया। आर्थिक क्षेत्र में बात करेंगे तो भूमि अनुदान से कृषि योग्य भूमि का विकास किया, कृषि पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और गुप्तों ने जो व्यापारिक संबंध थे कई सारे रोमन से, पश्चिम से, ईरान से, उनके साथ संबंध काफी स्थापित किए, और यहाँ तक कि जो पूर्वी विश्व है उससे भी इन्होंने व्यापार स्थापित किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताया गया है कि गुजरात विजय के फलस्वरूप इन्होंने भड़ूच और ताम्रलिपि जो बंदरगाह थे उन पे कब्जा कर लिया, जिससे उनके जो पश्चिम के व्यापार है वो उनमें काफी ज्यादा सुगमता आ गई। सामाजिक स्थिति की बात करें तो शूद्र और दासों की जो स्थिति थी वो दयनीय थी, लेकिन फिर भी वर्तमान इस समय के हिसाब से तो तुलनात्मक अच्छी थी। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो गुप्त जो थे वो सहिष्णु थे, वो हर धर्म को मानते थे, मुख्यतः वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान वो करते थे। और षट दर्शन की बात करेंगे, षट दर्शन का लगभग पूर्ण विकास इनके समय हो चुका था। स्थापत्य कला की बात करें तो नागर शैली या सारनाथ शैली का जो मूर्ति कला है, या जो चित्रकला है, अजंता की बाग की गुफाएं, ये सब इस समय के प्रमुख इनके स्थापत्य कला के नमूने हैं। साहित्य की बात करेंगे तो कालिदास जैसे अमर साहित्यकार थे। इसके अलावा हम बात करें तो हरिशेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिकम लिखी, विशाख दत्त मुद्राक्षर के लिए प्रसिद्ध हैं, आदि कई सारे साहित्यकारों का को आप आश्रय स्थल बनी गुप्त साम्राज्य। विज्ञान के क्षेत्र में बात करें तो आर्यभट्ट, महावीर, नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक गणितज्ञ हुए, और जो इनकी सीमाएं थी अगर हम बात करें तो ये पूर्णतः विदेशी प्रभाव से मुक्त तो नहीं रही, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीयता को बचा के रखा। एक समृद्ध संगठित देश की परिकल्पना इन्होंने एक तरह से
सृजन की। भानुगुप्त जो अभिलेख है एरण का, उसने सती प्रथा का साक्ष्य, और ये बताया जाता है कि दारसों की आर्थिक स्थिति तो ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य जो है वो भानुगुप्त का जो अभिलेख है एरण में, उससे मालूम चलता है। हाँ, अशोक के मुकाबले में गुप्त अधिक धार्मिक सहिष्णु नहीं थे, हालांकि उन्होंने उनके बाकी जो उनके योगदान है वो अतुलनीय है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में शकों के शासन को निरूपित करिए। तो शक विदेशी थे, भारत आए, हमको हराया, कुछ इलाके में जीते, कुछ इलाके में वो हारे, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मध्य प्रदेश की बात करें, पहले शकों की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की तलाश में, क्योंकि वहां पे मौसम इतनी तेजी से बदल रहा था, वहां पे बर्फबारी इतनी तेज हो रही थी कि वहां पे घास नहीं बची, और उनके जो पशु थे, जिनके पशुधन थे, वो चारे के लिए विचलित हुए, उन्होंने भारत की ओर रुख किया। इनकी 5 शाखाएं थी और हर शाखाएं की जो राजधानी थी वो भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में थी। भारत में जो प्रथम शक राजा है उसका नाम था माओस, और जिसने शक शासन की यहाँ पे नींव रखी। इसने नासिक, उज्जैन, मथुरा, पंजाब में शक शासन की नींव रखी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे हम नासिक, इसमें क्षारात वंश है, और उज्जैन का जो कार्तमक वंश है, इनके शासन की हमें यहाँ पे पुष्टि होती है। अब नासिक में जो शक शासक था क्षारात वंश, ये एक शाखा थी शक की। इसको भूमक और नहपान काफी प्रतापी शासक इस शाखा के हुए हैं, और इसका इतिहास हमें जो मुद्राएं मिली है मालवा काठियावाड़ से, उससे हमें पता चलता है। इसके अलावा जो उत्सवदात का अभिलेख है, कौन था, नहपान का दामाद, उससे ज्ञात होता है कि इसने नहपान ने उत्तरी कोंकण, मंदसौर और उज्जैन तक क्षेत्र को जीता हुआ था और अपना साम्राज्य विस्तार किया हुआ था। और ये साम्राज्य विस्तार की नीति पे भरोसा करते थे, और इन्होंने जो भी छोटी बड़ी रियासतें थी उस समय की मौर्य साम्राज्य की, उनको हराया या फिर उनको भगाया, और उनके जो खंडहर थे उन पर आधिपत्य कर लिया। नहपान जो था उसने सातवाहन के प्रतापी शासक गौतमी सातकर्णी से युद्ध किया, लेकिन उस युद्ध में वो मारा गया। और नहपान के जो चलाए हुए सिक्के थे, वो सिक्के हमें शिवपुरी में मिलते हैं। इसके अलावा जो उज्जैन में कार्दमक वंश था, शक राज की एक शाखा थी। यहाँ पे जो चष्टन राजा था, चष्टान राजा, वो प्रथम स्वतंत्र और संस्थापक राजा माना गया है, और ये कार्दमक वंशी इसको कहते हैं। और इसी वंश का एक महाप्रतापी राजा हुआ, इसका नाम था रुद्रनमन, जो कि संस्कृत का प्रकांड पंडित था। और हमने अभी पिछले सवाल में बात की थी कि गिरनार में एक जो झील है, जिसे हम कहते हैं कि उसका नाम देखिए सुदर्शन झील, उसका निर्माण, उसका पुनर्निर्माण रुद्रनमन ने करवाया था, और वहां पे एक अभिलेख भी लिखवाया है संस्कृत भाषा में, जूनागढ़ अभिलेख, जिस समय पता चलता है कि रुद्रनमन ने अशोक के मंत्री द्वारा निर्मित उस झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और ये हमने इसमें यहाँ पे बात कर ही ली है। इसके अलावा इसने चांदी के सिक्के जारी किए, और शुद्ध सिंह तृतीय ने उज्जैन के अलावा, उज्जैन को छोड़ के बाकी संपूर्ण जो शक की शाखाएं थी, उनके ये क्या बन गए थे, मुखिया बन गए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थायी राजा ने शकों के अंतिम शासक को पराजित करके बाहर फेंक दिया, और ये राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इन्होंने शक सत्ता को यहाँ समाप्त किया, और इन्होंने जिसे हम कहते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत की। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो यूनानी और चीनी के पश्चिमी प्रांत की सभ्यता का यहाँ प्रभाव देखने को मिलता है, और इन्होंने ही हमको सूर्य की उपासना करना सिखाया। तो संस्कृत भाषा का जो समाज में प्रभाव है वो भी आज को देखने को मिलता है। राजनीतिक प्रभाव जो है शकों का, उसकी हम बात करें तो क्षत्र प्रणाली की शुरुआत इन्होंने की। साम्राज्य को किस तरह विस्तार देने हैं और उसके लिए किस हद तक लड़ाई करती है, उसके बारे में उसका प्रभाव हम पे आया। और स्थानीय राज्य पर विश्वास, जो आपके अधीन जो राजा है उस पर विश्वास करने की जो परिपाटी है, वो भी हमें शकों से ही देखने को मिलती है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इनकी 5 जो शाखाएं थी, उसमें से मध्य प्रदेश की जो शाखाएं हैं उनके द्वारा इन्होंने काफी लंबे समय तक यहाँ पे शासन किया, और यहाँ पे जो बाद में इनकी जो उज्जैन शाखा थी वो गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित हो गई। मौर्य साम्राज्य की अशोक की धम्म नीति को समझाना है। तो जो सम्राट अशोक है वो इसलिए महान नहीं बना कि उसने मौर्य साम्राज्य का राजा था, वो इसलिए महान बना कि उसने धम्मा को प्रोपेगेट किया, धम्मा को समझाया। तो अशोक की धम्म नीति के बारे में हमें मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राष्ट्रदूत था, उसकी किताब इंडिका में मालूम चलती है। और साथ में इसने कई सारे शिलालेखों में धम्म की जो बातें हैं उसका उत्कीर्ण करवाया है। तो हम बात करते हैं धम्म क्या है। धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से दी गई है, और ये एक बौद्ध धर्म है। और इसके अनुसार कहा गया है कि अपासनवे बहुकथाने दयादाने सचे सोचवे माधवे साधुवे छ, अर्थात पापहीनता, कल्याण, दया, दान, सत्य, शुद्धता, मधुरता और साधुता ही धर्म है। यानी इसमें आप देख रहे हैं इसके धम्मा जो है वो कोई धर्म नहीं है। इसके धम्मा बात करता है कि आपको शुद्धता के साथ रहना है, आपको सत्य का साथ देना है, आपको अपने कर्म को ही जिसे कहते हैं संपूर्ण मानना है, और अपनी जो भी आपकी
जो भी आपका कर्म है, जो अभी आपकी सिद्धांत है, उसी को लेकर चलना है, साथ में आपको जगत के कल्याण की भावना के साथ काम करना है। तो धर्म जो नीति है वो धर्म को लेकर ना होकर एक जीवन आचरण का सिद्धांत जो इस हमने श्लोक में पढ़ी उससे ज्यादा समझ में आती है। तो पश्चिमी विद्वान ये कहते हैं कि धर्म को एक धर्म है, रिलीजन है, जो कि अशोक ने चाहा कि लोग माने, लेकिन लोग उसको मान नहीं पाए, लेकिन अशोक ने उसके लिए काफी ज्यादा काम किया। लेकिन जो अन्य विद्वान है वो कहते हैं अशोक ने कभी स्वयं को बहुत अनुयायी नहीं कहा, अशोक ने कभी किसी शिलालेख में, स्तंभलेख में नहीं कहा कि ये एक धर्म है और सभी प्रजा को इसको मानना पड़ेगा। अशोक ने यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के लिए इतना काम किया, फिर भी अपना राजकीय धर्म बौद्ध नहीं बनाया। उसने बहुत सारे अच्छे अच्छे धर्मों के अच्छे अच्छे विचारों का संकलन करके धम्म नीति बनाई, और इस नीति का मूल उद्देश्य ये था कि आप एक अच्छे मानव बने, एक अच्छे ह्यूमन बने, और एक तरह की आचार संहिता के रूप में उसने धम्म पॉलिसी को लाया था। धम्म की विशेषताएं क्या है कि सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों और आदर्शों का संग्रहण किया था। इसके अलावा मनुष्य के भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान की बात करता है, ये काफी बड़ी बात है। इसके अलावा इसने पशु हत्या में प्रतिबंध लगाए। इसने कहा कि जीव ब्रह्म, एक तरह से जो हम बात कहें कि भाई जिसमें जीव है वो एक तरह का ब्रह्म का रूप है, ईश्वर का रूप है, तो हम क्यों जीव हत्या करते हैं, हम क्यों पशु हत्या करते हैं, इसके लिए प्रतिबंध किया। इसने पितृ सत्तावादी उदाहरण के रूप में धौली का जो अभिलेख है उसमें नारी प्रजा मेरी संतान की बात कही है, और इसने कहा है कि मेरा जो समाज रहेगा, मेरी जो सत्ता रहेगी वो लोक कल्याणकारी है, और इसने लोक कल्याणकारी की बातों का जिक्र इसने कई सारे शिलालेखों में किया है। धर्म प्रचार के लेकर इसने 14 धर्म लेख लिखवाए थे, और इसमें ये बातें इसने जो 14 धर्म लेख है उसमें धम्मों की बातों को इसने गुदवाया है। और ये जो स्तंभ बनवाया, शिलालेख बनवाया, उसको शहर की सीमाओं में लगाया कि आते जाते वाले जो भी यात्री हैं वो इसको पढ़े समझे। इसकी जो इसने लिपि यूज की है वो देशी भाषाओं की जो लिपि यूज की, कहीं खरोष्टी, कहीं पाली, कहीं प्राकृत, कहीं अरामाइक यूज की, ना कि संस्कृत यूज की। इसके अलावा कई सारी संगोष्ठियों का इसने आयोजन कराया, कई सारे धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जो कि लोगों को समझाएंगे जीवन क्या है, कैसे कैसे जीना है। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, उसको इसने करवाया। धर्म प्रचारकों को इसने बाहर भेजा, यहाँ तक कि खुद अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा, और बोधि वृक्ष है उसको, उसका जो बीज था उसको लेकर पहुंचा। तो अब इसकी इस धम्म नीति विफल क्यों हो गई, ये तो बात तय है कि ये विफल हुई है। विफल इसलिए थी कि अशोक एक प्रशासक था, ना कि धर्म प्रवर्तक। उसने लोगों के जीवन को अच्छा करने की सोच से इस नीति को लाया था, ना कि लोगों के ऊपर आरोपित की थी, या जैसे आरोपित तो नहीं कहूंगा, मतलब एक तरह से कंपल्शन नहीं किया था कि यू हैव टू फॉलो दिस सेल्फ। इसके अलावा हम बात करें तो ये परंपरावादी समाज जो था वो समझ ही नहीं पाया कि अशोक का धर्म का असली मूल तत्व क्या है। इसके अलावा महामात्र जो उसने कई सारे अपॉइंट किए थे धर्म के प्रचार के लिए, वो बौद्ध धर्म को प्रचार करने लग गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि धर्म अलग है, धम्मा नीति अलग है, और बौद्ध धर्म का धर्म अलग है। इसके अलावा कुशल सहयोगी का अभाव था। इन सब वजह से एक अच्छी, जिसे कहते हैं कि अच्छी इसकी पहल थी, अच्छी नियत थी, लेकिन उस नियत, उस पहल का भी एक, जिसे कहते हैं कि मनमाफिक उसको रिजल्ट नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके साथ उस समय का समय नहीं था, उस समय के लोगों की भावनाएं नहीं थी। तो ये हमने 2019 का जो पेपर है, पहला पेपर एंशिएंट हिस्ट्री का, उसको डिस्कस किया है।